फ्रेंड्स, आज की कहानी है औलाद भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा माँ के चले जाने से गंगाराम बहुत उदास रहते थे। अब आगे माँ के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी माँ को नहीं बचा पाई थी। अब खुशबू वापस आ गई थी, उसके डिलीवरी का समय आ गया था। कुछ दिनों के बाद खुशबू ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में सभी बहुत खुश थे। अब सविता भी व्यस्त हो गई थी। बच्चे के साथ खुशबू के साथ दिन भर बच्चा संभालती, घर की देखरेख, अपने बच्चों का, विशेष रूप से जगनदीप का ध्यान रखती थी। जगनदीप सबसे छोटा था, थोड़ा शैतान था, लाडला जो था सबका। इधर हरदीप की बेटी प्रीति 2 साल की हो गई थी, बहुत प्यारी और सुंदर थी। दादा दादी की तो बहुत लाडली थी। हरदीप और पूजा तो जान छिड़कते थे उसके ऊपर। पूजा के पांव फिर से भारी थे, अब वह दोबारा माँ बनने वाली थी। संदीप की पढ़ाई मैट्रिक तक पूरी हो चुकी थी, उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। साथ ही वह अपने खर्चे निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी ले लेता था। साथ ही साथ नौकरी की तलाश भी जारी थी। इसी बीच सविता और गंगाराम संदीप को शादी करके घर बसाने की बात करते हैं, तो संदीप अभी शादी नहीं करना चाहता था। अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं फिर शादी करूंगा कहता है। इधर स्नेहा की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन स्नेहा अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहती थी। उनमें से एक अच्छा रिश्ता था, सबको पसंद आया। लड़का कोंडा गांव से था, अच्छा ऊंची कदकाठी का, गोरा और सुंदर था, पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था। फिलहाल अपने पिताजी के बिजनेस में उनका सहयोग कर रहा था। उसका नाम विकास था, अच्छा घर परिवार था। 2 बहनों में अकेला भाई था, दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। गंगाराम और सविता को रिश्ता पसंद आया। उन्होंने सबसे बात की और सलाह करके स्नेहा का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। स्नेहा भी तैयार हो गई थी इस रिश्ते के लिए। अब गंगाराम जी संदीप की भी शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि स्नेहा के जाने के बाद सविता को सहारा मिल जाएगा करके। और गंगाराम एक दिन संदीप से शादी की बात करते हैं, उसे सविता की परेशानियों से अवगत कराते हैं, तो वह कहता है मेरी अभी नौकरी भी नहीं लगी है, परिवार पालने लायक कमाता भी नहीं हूँ। तो गंगाराम जी कहते हैं नौकरी आज नहीं तो कल लग ही जाएगी बेटा, फिर स्नेहा के जाने के बाद तेरी माँ अकेली हो जाएगी। तो मनदीप कहता है ठीक है पिताजी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लड़की ढूंढने का सिलसिला फिर शुरू होता है। कनक की दूर के रिश्ते की ननंद की बेटी उनको मनदीप के लिए पसंद आती है। लड़की का नाम रीमा था, कोंडा गांव में रहते थे। रीमा भी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। मनदीप भी इसी रिश्ते के लिए हाँ कह देता है। गंगाराम, सविता और कनक बात पक्की करके आते हैं और दोनों भाई बहन की शादी एक दिन के अंतराल में साथ में करने की सोचते हैं। शादी की तारीख 2 माह के बाद की निकली थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। स्नेहा गंगाराम जी की इकलौती बेटी थी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे, उसके पसंद के जेवर और कपड़े खरीद रहे थे। स्नेहा सभी भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी, तो सभी भाई उसे उसका मनपसंद उपहार दे रहे थे। मनदीप की होने वाली दुल्हन के लिए भी गहने कपड़े खरीदे जा रहे थे। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। शादी को 15 दिन बचे थे और एक दिन मनदीप के होने वाले ससुराल से एक खबर आई और सभी खबर सुनकर उदास हो गए। सविता और गंगाराम ने मनदीप के ससुराल जाने की तैयारी शुरू की। संदीप के ससुराल से खबर आई कि संदीप की होने वाली पत्नी रीमा की दादी का अचानक से हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। इस खबर को सुनकर सभी परेशान हो गए, क्योंकि शादी की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थी। अब क्या होगा सोचकर सभी परेशान हो रहे थे। गंगाराम और सविता संदीप के ससुराल जाकर दुख में शामिल होते हैं। दुख का काम निपटाने के बाद शादी के बारे में संदीप के ससुराल वाले कहते हैं कि अभी 1 साल तक हम लोग शादी नहीं करेंगे। रीमा की दादी की बरसी होने से पहले शादी नहीं कर सकते। गंगाराम जी क्या कहते इस बारे में, उन्होंने भी साल भर शादी के लिए रुकना ही उचित समझा। दोनों वापस घर आकर सबको इस बारे में बताते हैं। सब लोग थोड़ा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि सबकी तैयारी भी हो गई थी शादी के लिए। फिर संदीप कहता है ठीक है पिताजी, अगले साल ही करूँगा मैं शादी, तब तक साल भर में भगवान ने चाहा तो मेरी नौकरी भी लग जाएगी। लेकिन स्नेहा के ससुराल वाले तो तय तारीख में ही शादी करना चाहते थे, इसलिए स्नेहा की अकेले की ही शादी करने का निर्णय लेते हैं सब लोग। स्नेहा के लिए कुछ सामान खरीदने रह गए थे, वो भी पूजा और खुशबू बाजार जाकर खरीद लेते हैं। कनक भी अपनी इकलौती भतीजी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी।
हालांकि छोटे भाई प्रदीप की भी 2 बेटियां थी, लेकिन परिवार में अभी पहली लड़की की शादी हो रही थी, इसलिए सभी अपनी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होने देना चाह रहे थे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। स्नेहा को मेहंदी लग रही थी। उसकी सहेलियां, दोनों बहनें यानी कि प्रदीप की बेटियां और दोनों भाभियां हंसी ठिठोली करते हुए मेहंदी लगवा रही थी। दूसरे दिन हल्दी लगवाने की रस्म थी। आस पड़ोस की महिलाएं, दोनों भाभी सविता, कनक और रेखा सभी शामिल थी। हल्दी का नेक पूरा हुआ। शाम को बारात आने वाली थी। सभी तैयारियां हो रही थी। इतने में दोपहर को ही रीमा भी अपने माँ पिताजी के साथ विवाह में शामिल होने पहुंच जाती है। सविता अपने होने वाले समधी समधन को घर के अंदर ले जाती है। रीमा वहीं जहां स्नेहा अपने भाभीियों के साथ भी वहीं पर रुक जाती है। इतने में जगनदीप आता है और अपनी होने वाली नई भाभी को मिलता है। वह थोड़ा चंचल स्वभाव का था, इसलिए अपनी नई भाभी से जल्दी घुल मिल जाता है और थोड़ी देर बाद जाकर संदीप को बता देता है कि भाभी आई हैं। संदीप को यकीन नहीं होता और वो खुद जाकर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। रीमा गजब की खूबसूरत लग रही थी। पीले रंग की साड़ी में उसका गोरा चेहरा और निखर रहा था। संदीप दरवाजे की आड़ से रीमा को छुपकर देख रहा था और बस देखता ही जा रहा था। अचानक रीमा की नज़र उस तरफ जाती है तो वह शर्मा जाती है और नज़रें झुका लेती है। इधर दूर से खड़ा होकर जगनदीप उन दोनों को देख रहा था। वह धीरे से संदीप के पास जाकर कहता है, भैया देखते ही रहोगे या बात भी करोगे। संदीप शर्माकर वहां से चला जाता है और बारात स्वागत की तैयारियों में लग जाता है। बारात पहुंच गई। सभी दुल्हन को मंडप में ले जा रहे होते हैं। इसी बीच संदीप और रीमा की नज़र एक बार फिर टकराती हैं। संदीप इशारे से रीमा को एक तरफ बुलाता है। रीमा भी चली जाती है। अब दोनों आमने सामने खड़े हैं। संदीप पूछता है, कैसी हो रीमा? रीमा कहती है, ठीक हूँ। फिर कहती है, आज हमारी भी शादी हो रही होती। तो संदीप कहता है, हाँ, लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। फिर संदीप कहता है, बहुत सुंदर लग रही हो रीमा। रीमा कुछ नहीं कहती, बस शर्म से नज़रें झुका लेती है। कुछ देर बाद रीमा कहती है, अब मैं जाऊँ, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। संदीप कहता है, ठीक है जाओ। इधर शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। वरमाला होने वाली थी। रीमा स्नेहा के पास पहुंच जाती है। फेरे करवाने की तैयारी पंडित जी कर रहे थे। फेरे के बाद सिंदूरदान हुआ और सुबह होने तक स्नेहा को विदा करने की तैयारी हो चली। स्नेहा बहुत रो रही थी। सविता का तो बुरा हाल था, रो रो कर सभी भाई उसे विदा कर रहे थे। सबकी आंखें नम थी। गंगाराम जी भी बहुत उदास थे। स्नेहा को उसके ससुराल विदा करने के बाद दोपहर तक सभी मेहमान एक एक करके जाने लगे। रीमा भी अपने माता पिता के साथ वापस चली गई। दूसरे दिन प्रदीप भी परिवार सहित चला गया। घर में सबके जाने के बाद एकदम खालीपन आ गया। खुशबू अभी भी रुकी हुई थी। मनदीप भी चला गया था। कुछ दिनों के बाद खुशबू भी वापस चली जाती है। अब घर में बस 4 लोग थे। स्नेहा को सब बहुत याद कर रहे थे। जगनदीप की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। वो भी 8वीं कक्षा में था। उसका एक दोस्त था हरीश, उसके साथ उसकी अटूट दोस्ती थी। बचपन से दोनों दोस्त थे। साथ खाना, साथ खेलना, साथ पढ़ना लिखना। हरीश भी घर आता जाता रहता था। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। इसी बीच हरदीप की पत्नी पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया। सभी खुश थे। कनक और पंकज ने पोते की जन्म की खुशी में प्रीति भोज का कार्यक्रम भी रखा था। और फिर एक दिन पोस्टमैन एक डाक लेकर आता है गंगाराम जी के घर में। पोस्टमैन एक डाक लाकर गंगाराम जी को देता है, जिसमें संदीप का नाम लिखा होता है। संदीप उस समय घर में नहीं था, तो गंगाराम जी डाक रख लेते हैं और शाम को संदीप के आने पर उसे दिखाते हैं। संदीप खोलकर देखता है और खुशी से उछल पड़ता है। वह उसके नौकरी का कॉल लेटर था। उसकी शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी लग गई थी। संदीप कहता है, पिताजी मेरी नौकरी लग गई है। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। मुझे बहुत जल्दी ज्वाइन करना पड़ेगा। गंगाराम और सविता बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान को बार बार धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने उनकी सुन ली। गंगाराम जी अब थोड़े बीमार से रहने लगे थे। उनसे ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता था। एक दिन सविता और गंगाराम जी घर में बैठे बातें कर रहे थे। तब कनक और पंकज उनके घर मिलने आते हैं। उन्हें देखकर गंगाराम जी पास जाकर पंकज को गले से लगाकर कहते हैं, बहुत दिनों बाद आना हुआ। पंकज कहते हैं, हाँ भैया, आज सोचा चलो मिलाते हैं। बातों बातों में शादी की बात निकलती है।
गंगाराम जी कहते हैं संदीप की शादी को अब 5 महीने बचे हैं। संदीप की शादी के लिए फिर से तैयारी करनी है। फिर जगनदीप की पढ़ाई के लिए भी तो पैसे लगेंगे। फिर जगनदीप की भी 5 से 6 साल बाद शादी करनी होगी। पैसे की भी थोड़ी तंगी रहती है। मेरी तबीयत भी बार बार ख़राब होती रहती है। तो कनक कहती है भैया मैं सोच रही थी संदीप के साथ साथ आप जगनदीप की भी शादी कर दो तो कैसा रहेगा। तो गंगाराम जी कहते हैं जगनदीप अभी छोटा है कनक, शादी ब्याह को अभी समझेगा नहीं, फिर उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। कनक कहती है भैया शादी करके बहू को मायके में ही छोड़ देंगे। जब जगनदीप की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कुछ कमाने लगेगा, तब बहू को गोना करा कर ले आएंगे। तब सविता कहती है दीदी ठीक कह रही है, आप एक बार सोच लो। तब गंगाराम कहते हैं ठीक है, लेकिन लड़की कौन देगा जगनदीप को, वो अभी पढ़ रहा है। तो कनक कहती है लड़की ढूंढने का काम आप हमारे ऊपर छोड़ दो।